हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अच्छा, हम चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं विनिर्माण का मतलब क्या है। तो देखिए, जब जो है ना कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बनाकर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को कहते हैं विनिर्माण यानी कि वस्तु का निर्माण। अब आप देखिए, कच्चा माल, मान लीजिए कृषि उत्पाद, अगर हम गेहूं ले लें तो गेहूं पहले जो है गेहूं आटा में फॉर्म होती है, आटे के ब्रेड वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ब्रेड बनना जो है कच्चे माल से हमने बनाया, तो क्या हुआ, वस्तु का निर्माण हुआ यानी कि ब्रेड फॉर्म हुआ, तो क्या हुआ, विनिर्माण हुआ। और आज हम जो है ना इसी चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि विनिर्माण क्या है, विनिर्माण के महत्व क्या है, वैश्वीकरण के दौर में विनिर्माण का महत्व किस प्रकार और बढ़ा है। तो इन सब के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दिवाली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया। उन्होंने उसके लिए कपड़े और जूते खरीदे। उसकी माँ ने बर्तन, चीनी, चाय, मिट्टी के दिए खरीदे। हरीश ने देखा कि दुकानें जो है अत्यधिक सामान से भरी थी। चीज़ों को इतनी अधिक मात्रा में देखकर वह हैरान था। उसके पिता ने समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी ये बड़े उद्योग में मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं और छोटे उद्योगों में बर्तन बनाए जाते हैं। दीप जैसी जो है चीज़ें व्यक्तिगत तौर पर जो है कारीगरों द्वारा घरेलू उद्योगों में बनाई जाती हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, कागज लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लौह इस्पात लौह अयस्क से, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निर्मित है। ठीक है, बिल्कुल जानते हैं, हम पिछले चैप्टरों में देख भी चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब ये देखिए कि क्या आप जानते हैं कि नई किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। बिल्कुल जानते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक कार्यों में लगे व्यक्ति यानी कि सेकेंडरी सेक्टर्स में लगे व्यक्ति जो हैं कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी, पेय पदार्थों संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक जो हैं इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। गाइस, ये आपको समझना होगा। और कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। तो इस अध्याय में हम द्वितीय क्रियाओं के बारे में, यानी कि पहली क्रिया तो हो गई कि कच्चा माल उत्पादन। ठीक है, द्वितीय क्रिया में क्या हो गया, कच्चे माल से जो है वस्तुएं निर्मित करना, यानी कि हम इस द्वितीय क्रिया के बारे में देखेंगे। देखिए, किसी भी देश की आर्थिक उन्नति के लिए ना विनिर्माण उद्योगों के विकास जो है बहुत ज़रूरी है। और आर्थिक उन्नति जो है वो विनिर्माण उद्योगों से भी मापी जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अच्छा, अब आइए विनिर्माण के महत्व को देखते हैं। बहुत महत्व, हम तो ये तो समझ ही चुके हैं, आर्थिक विकास की जो है रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, तो रीढ़ के समान है ये जो विनिर्माण का महत्व है। तो आइए चलिए हम इसके महत्व को देखते हैं। सबसे पहला और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्व है इसका कि ये उद्योग जो है ना केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, बल्कि द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। यानी कि ये जो विनिर्माण उद्योग है ना, कृषि को आधुनिक बनाने में मदद मिलती है और विनिर्माण उद्योग से लोगों की आय के लिए कृषि पर निर्भरता जो होती है वो कम होती है। अब जैसे आप सभी को पता है कि कृषि का काम जो है 5 से 6 महीने का ही होता है। ठीक है, और जो है अगर ये उद्योग विकसित हो जाएंगे तो क्या होगा, कृषि पर निर्भरता कम हो जाएगी। आगे बात करते हैं। अगला महत्व है देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित हैं। देखिए, जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी जो है ना वो क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ये औद्योगिक विकास हो रहा है ना, इसका उद्देश्य बेरोजगारी और गरीबी को मिटाना भी है। यानी कि भारत में सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग जो है इसी विचार पर आधारित है कि हम जो है
इंडस्ट्री क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वर्कर्स तो चाहिए ही चाहिए। वर्कर्स होंगे तो वो काम करेंगे तो उनको काम के जो पैसे मिलेंगे, काम के पैसे मिलेंगे तो वो अपनी आजीविका चला सकेंगे तो बेरोजगारी और गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अगला महत्व है निर्मित वस्तुओं, यानी कि जो कच्चे माल से बनाई गई वस्तु है, कच्चे माल से बनाई गई वस्तु, विनिर्मित वस्तु का निर्यात जो है वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है। यानी कि जब हम कच्चे माल से हमने जो है नया पदार्थ बनाया, ठीक है, उसका उपयोग करके, और हमने दूसरे देशों में भेजा, यानी कि निर्यात किया, तो इससे क्या होता है, इससे व्यापार को, वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा मिलता है और जिससे जो है अपेक्षित विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अब जैसे देखिए, हमने कच्चा माल लिया, कच्चे माल से हमने विभिन्न पदार्थ बनाए, ठीक है, विनिर्मित वस्तुएं बनाई, ठीक। अब इसे हमने भेजा, एक को भेज दिया अमेरिका में, एक को भेज दिया चीन में, ठीक है, और जो है कई देशों में भेज दिया, तो अमेरिका से हमें डॉलर प्राप्त हुआ, ठीक है, अमेरिका से हमें डॉलर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो है सऊदी अरब हमने भेजा तो रियाल प्राप्त हुआ, ठीक है, और चीन से हमें जो है रियाल प्राप्त हुआ। तो ये सारे जो मुद्राएं हैं, यानी कि विदेशी मुद्राएं, तो ये युआन है ना, युआन होता है, तो ये सारी मुद्राएं जो हैं ये हमारे देश में आएंगी ना, तो हमारे देश में जो है विदेशी मुद्रा का भंडार एकत्रित होगा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, तो ये भी चीज़ का फ़ायदा है, ठीक है। और वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न और अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलती हूँ, अंग्रेज़ों के शासनकाल में। जब अंग्रेज़ भारत आए तो हमारा भारत जो है कच्चे माल से धनी तब भी था, अब भी है, ठीक है, क्योंकि कृषि प्रधान देश था हमारा, और अब भी है। तो अंग्रेज जो थे ना, वो कच्चा माल हमारे देश से बहुत अधिक मात्रा में अपने देश ले जाते थे, यानी कि इंग्लैंड ले जाते थे, और इसी कच्चे माल का प्रयोग करके वे विनिर्मित वस्तुएं बनाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमाते थे। तो आप ये मतलब समझ गए, ठीक है। तो भारत का विकास जो है ना, विविध और शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है, ठीक है। और देखिए, कृषि और उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भारत में ना कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। अब जाहिर सी बात है, चीनी मिल हमने स्थापित कर दी, ठीक है, जहाँ पे चीनी बन रही है। अब चीनी बनाने के लिए हमें गन्ने का प्रयोग तो करना ही करना है, बिना गन्ने के तो चीनी बनने से रही। तो क्या हुआ, गन्ने के उत्पादन को प्रोत्साहन मिल रहा है, किसके माध्यम से, चीनी मिल के माध्यम से। इसी प्रकार अन्य चीज़ें भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, उद्योग जो है ना कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है, और इसके द्वारा निर्मित उत्पाद, जैसे कि देखिए सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक की पाइपें, ठीक है, मशीनों और कृषि औजार, इन सब पर किसान निर्भर है। और इसलिए ना विनिर्माण उद्योग जो है का इसका विकास और स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। अब जाहिर सी बात है, हम हाथ से तो अपने माध्यम से तो हम कर नहीं पाएंगे, हमें मशीनी संयंत्र की ज़रूरत पड़ेगी, हमें कीटनाशक दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब भाई, हमने यहाँ मिल स्थापित कर दी, हमें यहाँ गन्ना का उत्पादन करना है, तो हमारे पास कीटनाशक दवाइयाँ भी होना चाहिए, कृषि औजार भी होना चाहिए, थ्रेसिंग मशीन भी होनी चाहिए, ठीक है, प्लास्टिक की पाइपें भी होनी चाहिए सिंचाई करने के लिए। तो जो है कृषि उत्पादन को तो बढ़ावा मिलता ही है, प्रोसेस को भी जो है उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। अब देखिए, आज वैश्वीकरण के दौर में आप देखिए कि हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धा और सक्षम होने की आवश्यकता हुई है। अब यहाँ पे आया है टर्म वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण को भी समझने की ज़रूरत है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? देखिए, ये जो वैश्वीकरण है ना, ये एक प्रोसेस है, क्या है, सतत प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है ना कि दुनिया के सभी देश, ध्यान रखेंगे, दुनिया के सभी देश जो हैं एक दूसरे से आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से संबंध है, यानी कि अंतर संबंध होते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया में ना सभी संभव स्तरों पर वैश्विक संचार बढ़ता है और विश्व में एकरूपता और क्षेत्रीयता दोनों की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वैश्वीकरण का ना सकारात्मक प्रभाव जो है विश्व को एक वैश्विक ग्राम में तब्दील करता है, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे विश्व नागरिक की विमा तक पहुंचा रही है और जो है अपने नकारात्मक प्रभाव को हटा रही है। यानी कि
ग्लोबलाइजेशन के दौर में पूरा विश्व जो है एक मार्केट में फॉर्म हुआ है, यानी कि अलग अलग मार्केट नहीं, एक मार्केट में फॉर्म हुआ है कि आप वस्तुएं कहीं भी जो है भेज सकते हैं, आप कहीं से भी वस्तुएं मंगा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, वैश्वीकरण का जो है ना वो भारतीय समाज पर बहुत जो है इम्पैक्ट पड़ा है। सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ा है मध्यम वर्ग का उदय हुआ है, यानी कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप ना भारतीय समाज में मध्यम वर्ग का उदय हुआ है, जो कि शिक्षा पर सबसे अधिक फोकस करता था और खरीदारी पर बहुत जोर देता था। ठीक है, दूसरी चीज टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्नोलॉजीज का प्रचलन हुआ है। देखिए, भारतीय समाज में ना आधुनिकतम तकनीकों का आगमन हुआ है इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में। लैपटॉप, एयर कंडीशनर, एप्पल के फ़ोन से लेकर घूमना जो है आम आदमी की बात हो गई है। ठीक है, अब उपभोक्तावाद को भी बढ़ावा मिला है, यानी कि शिक्षा जो है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, शिक्षा जो है बाजार केंद्रित हो गई है, यानी कि पढ़ने के उद्देश्य केवल पैसा कमाना हो गया है और सभी चीज़ें बाजार केंद्रित हो गई हैं। अगली चीज़, नए नए उद्योग धंधों का विकास हुआ है, यानी कि जो है नए नए उद्योग शुरू करने में कठिनाइयाँ जो होती थी पहले वो दूर हो गई हैं, यानी कि बड़ी बड़ी मशीनों को खरीदना जो है अब आसान हो गया है। अब जैसे देखिए, एयरटेल हो गए, HDFC, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ये सारी कंपनियाँ जो है अस्तित्व में आई हैं। और शिक्षा और रोजगार के अवसरों में भी तो वृद्धि हुई है। देश में जो है उच्च शिक्षा का विकास हुआ है और कई नए इंस्टीट्यूट खोले गए हैं गाइस, नए नए स्टार्टअप खोले गए हैं और जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। तो ये है पूरा मामला ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, देखिए, हमारी वस्तुएं जो है गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। अब देखिए, भारत में भारतवासी जो है भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन आप चीन का उदाहरण ले लीजिए, सबसे तो अच्छा, भारत में जो है सबसे ज़्यादा भगवान की पूजा करने वाले लोग हैं, तो भारत में ही ना भगवान की मूर्ति सबसे ज़्यादा बननी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। चाइना में सबसे ज़्यादा भगवान की मूर्ति बनती है और वो जो है हमारे देश में निर्यात करती है। देखिए, ये ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो है ये मुमकिन हो पाया है। ठीक है, कि चीन जो है सबसे क्या क्या है ना कि विभिन्न प्रकार के देश जो है ये भाप लेते हैं कि किस देश को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और वो उसी चीज़ में मैन्युफैक्चरिंग में लग जाते हैं। ठीक है, तो चीन जो है आजकल बनाते हैं हमारे भगवान, लेकिन कमाते हैं वो, ये चीज़ का कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, यानी कि पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का जो है योगदान 27% में से 17% ही है, क्योंकि 10% भाग जो है खनिज, खनन, गैस उद्योग, ऊर्जा का जो है योगदान है। देखिए, भारत की अपेक्षा ना अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान जो है वो सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है और पिछले 1 दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से जो है बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी की ये जो दर है ना अगले दशक में 12% अपेक्षित है, यानी कि वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास जो है 9 से 10% प्रतिवर्ष की दर से हुआ है। और अगर मैं बात करूं अभी 2019-20 के डेटा के बारे में तो 15% से भी ऊपर हो गया है। इस समय विनिर्माण की वस्तुओं का काम जो है थोड़ा सा ठप हुआ है ड्यू टू द कोविड-19। आप सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग अभी कम हो रही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जो है सेटअप होने लग गया है। तो उपयुक्त सरकारी नीतियों और औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से जो है अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग जो है अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। अच्छा, देखिए, उद्योग की स्थिति क्या होनी चाहिए, यानी कि उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। सबसे पहला कारक होता है, सबसे पहली चीज़ है उद्योग सेटअप के लिए क्या, कच्चे माल की उपलब्धता, क्योंकि कच्चा माल नहीं होगा तो निर्मित वस्तुएं होंगी ही नहीं विनिर्मित। ठीक है, दूसरी चीज श्रम की उपलब्धता होनी चाहिए, तीसरी चीज पूंजी की उपलब्धता होनी चाहिए, चौथी चीज ऊर्जा की उपलब्धता होनी चाहिए, पांचवी चीज बाजार भी तो चाहिए। अब हमने मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, वस्तुएं बना दी, मार्केट है नहीं तो फिर कहाँ जाएगा वो वस्तु। ठीक है, तो बाजार की उपलब्धता भी होनी चाहिए। छठी चीज आधारभूत ढांचे की उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक है,
तो देखिए, कुछ उद्योगों को ना शहर के निकट होने से कई लाभ मिलते हैं। अब शहर के पास होने के कारण बाजार उपलब्ध हो जाते हैं, शहर से कई सेवाएं मिल जाती हैं, जैसे बैंकिंग सेवा हो गई, बीमा, यातायात, श्रमिक, विशेषज्ञ की सलाह भी मिल जाती है। तो ऐसे औद्योगिक केंद्रों को ना एंग्लोमेरेशन इकोनॉमी कहा जाता है, यानी कि एंग्लोमेरेशन इकोनॉमी। ठीक है, तो आज़ादी के पहले जो है ना, इसके दौर में ज़्यादातर औद्योगिक इकाइयाँ जो होती थी ना, वो बंदरगाहों के निकट होती थी। ठीक है, जैसे कि मुंबई में बंदरगाह है, कोलकाता में है, चेन्नई में है। तो इसके परिणाम स्वरूप जो है ये क्षेत्र ऐसे औद्योगिक शहरी क्षेत्रों में जो है विकसित हुए जो है जिनके चारों ओर ग्रामीण कृषि पर जो है पृष्ठ प्रदेश हो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद, यानी कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, इसका निर्माण किया गया। तो इसका निर्माण किया गया है, इसकी स्थापना की गई है किस लिए? जो है राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को देखने के लिए। ठीक है, यानी कि प्रतिस्पर्धा कितनी है इसके विकास को देखने के लिए ये सारी चीज़ों का निर्माण जो है वो किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। हमने वैश्वीकरण देख लिया। ठीक है, हमने जो है उद्योग के महत्व देख लिए, विनिर्मित वस्तुओं के महत्व देख लिए। ठीक है, और हमने जो है राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद के बारे में देख लिया कि ये जो है सरकार द्वारा। अच्छा, एक चीज़ और रह गई, ये जो निर्मित की गई है ना नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, ये जो है सरकार द्वारा ऊर्जा प्रदान करने वाले और विनिर्माण उद्योगों के विकास के लिए बनाए जो है रखने के लिए, बातचीत की नीति के लिए स्थापित करने के लिए एक सतत जो है मंच प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये छोटे और मध्यम उद्यम को जो भी है ये भी प्रोत्साहित करता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि औद्योगिक जो है इस्टेब्लिश यानी कि स्थापना के लिए क्या क्या ज़रूरी होते हैं, तो ये भी चीज़ यहीं पे दी हुई है। कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन, बाजार, इन सब की उपलब्धता से प्रभावित होती है। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगी ना, तो हमारा जो उद्योग है, औद्योगिक इकाई है, वो प्रभावित होगा। और इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना जो है लगभग असंभव है। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना केवल वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध हों, या फिर ये कह लीजिए कि जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सके। यानी कि कहने का मतलब ये है कि औद्योगिक प्रक्रिया जो है इसके प्रारंभ होने के साथ साथ ना नगरीकरण प्रारंभ होता है, अर्बनाइजेशन प्रारंभ होता है। और कभी कभी ना उद्योग जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शहरों में या उसके निकट बनाए जाते हैं। क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं ये भी मैंने आपको बताया कि बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक, वित्तीय सलाह, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक है, तो औद्योगिकरण और जो है नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे औद्योगिक इकाई विकसित होगी, नगरीकरण ऑटोमेटिकली विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक दूसरे के पूरक भी हैं, ये भी आपको चीज़ ध्यान रखनी होगी। तो नगर केंद्रों द्वारा जो है दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग जो है नगरों के आसपास ही केंद्रित होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि इसे जो है एंग्लोमेरेशन इकोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समूहन बचत। तो ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूह जो है स्थापित हो जाता है। थोड़ा सा मैंने आपको पूरा फिगर दिखाने के लिए छोटा कर दिया है जो है फिगर। इसमें देखते हैं उद्योग बाजार के संबंध। देखिए, निवेश किस में करना है? कच्चा माल या फिर इसके घटक। ठीक है, उत्पादन घटक क्या होंगे? पूंजी, श्रम, भूमि, उद्यमी, अवसंरचना। ठीक है, अब ये बन गए। इनके परिवहन के लिए चाहिए, परिवहन भी तो होगा। परिवहन के साधन नहीं होगा तो ये कच्चा माल कैसे पहुंचेगा कारखाने में? तो परिवहन के माध्यम से कारखाने पहुंचा। ठीक है, कारखाने में उत्पाद तैयार किए गए, यानी कि माल तैयार किया गया। माल तैयार किया गया, अब इसके बाद भी परिवहन की आवश्यकता है। ठीक है, अब इसको बाजार में ले जाने के लिए परिवहन की तो आवश्यकता है ना, तो परिवहन के माध्यम से इसे जो है ले जाया गया बाजार। और इन सब का कोरिलेशन है पूंजी से। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी उद्योग की जो है स्थापित करने की जो है अवस्थिति का निर्धारण जो है उसकी न्यूनतम उत्पाद लागत से निर्धारित होता है। यानी कि सरकारी नीतियों और निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी जो होती है वो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करती है गाइस। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं। उद्योग की एक आदर्श अवस्थिति क्या हो सकती है? देखिए, उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत, उत्पादन के वितरण की लागत,
ठीक है। उस स्थान पर उद्योगों की स्थापना का निर्णय और उस स्थान पर उत्पादन की लागत, ये जो चीज़ें होती हैं ये होनी चाहिए, यानी कि उद्योग की आदर्श अवस्थिति यही चारों है। अब अगले पार्ट में हम जो है उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। तो यही समाप्त करती हूँ मैं इस वीडियो को। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में हम डिटेल में अगले पार्ट में बात करेंगे। कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दिया करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच।